मस्तंग के अंदर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया था। 7 लोग शहीद हो चुके हैं और 17 लोग इंजर्ड हैं। सीएम बुगटी साहब मौके पे पहुँच गए थे बलूचिस्तान में वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे जितने लोग इंजर्ड थे उनकी आप कह लें खिदमत में जो कुछ कर सकते किया था, और जिन लोगों की फैमिलीज़ में लोग शहीद हुए हैं उनके साथ अफसोस किया था। पाकिस्तान के अंदर जितना सिक्योरिटी का कंसर्न इस वक्त KPK और बलूचिस्तान के अंदर है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सिर्फ इस साल अगस्त के अंदर 6 साला डेथ रिकॉर्ड हमने टेररिस्ट अटैक्स का तोड़ा है। यानी आज से 6 साल पहले सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस अगस्त में थी, जहाँ पे 254 लोग शहीद हुए थे इन टेरर अटैक्स के अंदर। इसके अंदर से 92 सिविलियंस थे और 54 जो थे वो सिक्योरिटी पर्सनल थे। जहाँ पे हमारी आर्मी की बहुत सारी कमियां, कोताहियाँ और ख़राबियाँ हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, वहाँ पे उनकी उतनी ही शहादतें हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि ये टेररिज्म का प्रॉब्लम क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा। इसकी कई वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हम जिन टेररिस्ट को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे इस्तेमाल करते थे वो कभी हमारे कंट्रोल में होते हैं, कभी तालिबान के कंट्रोल पे होते हैं, कभी रॉ के कंट्रोल में होते हैं, कभी CIA के कंट्रोल पे होते हैं। हमें अब ये सबक सीख लेना चाहिए कि ये जो हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ के गेम खेलते थे ये दुरुस्त नहीं है। इसका खमियाजा वॉर ऑन टेरर से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और उसके सिपाहियों ने लिया है। बाकी जो बड़े बड़े कारोबारी, बड़े सियासतदान और बड़े जर्नैल होते हैं वो इससे बचे हुए रहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर 2-3 तहरीकें चल रही हैं। एक मारंग बलोच की तहरीक है, बलोच लोगों की राइट्स के लिए। एक टेररिस्ट तंजीमों की तहरीक है और एक पाक फ़ौज की तहरीक चल रही है। पाक फ़ौज की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है उस पर कब्ज़ा किया जाए। BLA की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका उनके कब्ज़े में आए, और मारंग बलोच की ये कोशिश है कि बलोचियों को इक्वल सिटीजनशिप मिले, यानी कि राइट्स उनके प्रोटेक्ट हो, मीडिया की फ्रीडम्स एग्जिस्ट करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करें, ड्यू प्रोसेस उन लोगों को मिला हो। ये भी याद रखिए कि मारंग बलोच साहिबा के वकील ईमान मज़ारी हैं जिनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया था। अब जब वो जुडिशल हो चुकी थी और उनकी आज बेल होनी थी तो उन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया साइबर क्राइम के एक्ट के अंदर इस्लामाबाद में ही। हमारा निज़ाम रिवॉर्ड करता है उन लोगों को जो निज़ाम के नैरेटिव को फॉलो करते हैं। इसके अंदर बाकी सब एंटी स्टेट या ख्वारिज डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन इससे उन इलाकों में सिक्योरिटी नहीं होती। 77 साल से हम एक नैरेटिव के तहत, एक सोच के तहत, एक मखसूस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 77 साल में हम अमन नहीं कायम कर पाए। हमने कई मुआहदे किए टेररिस्ट तंजीमों के साथ, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के साथ, वो सारे के सारे फेल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको खुद मार देते थे। एक के बाद एक नस्ल को हमने आग में झोंक दिया। हमें इसका खमियाजा बंदूकों से नहीं करना, डायलॉग से करना है। यही बात गवर्नमेंट के जो पहले 7 मिनिस्टर थे, मैंगल साहब, वो भी करते थे। वो भी कह रहे थे कि BNP जो जमात है इसके सेनेटर रिसेंटली तोड़े गए थे, वो कहते थे कि हम डायलॉग के ज़रिए बात करते थे। वो कहते थे मैं अपना वोट बेचने को तैयार हूँ अगर मेरे लोग जो नाजायज़ उठाए हुए उनको आप छोड़ देंगे। जब हम डेमोक्रेसी के अंदर से ऐसे लोगों को निकालेंगे और इनको फ्रिंज पे पुश करेंगे तो रिज़ल्ट बुरा ही आएगा, धमाके और होंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें एक और चीज़ याद रखनी है। चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो CPEC का बानी है, जिसने हमें $64 बिलियन दिए हुए, उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान वो एफर्ट्स नहीं कर रहा हमारे चाइनीज़ वर्कर्स को सिक्योर करने के लिए। इस पर काफ़ी शोर मचा, काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा कि चाइना ने ऐसी बात की क्यों है, वो हमसे बात करते। भाई फ्रस्ट्रेशन, जब वो देखते हैं कि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी सिर्फ एक काम में बिजी है कि इमरान खान को कैसे दबाएं, PTI को कैसे दबाएं, जुडिशरी की आज़ादी कैसे छीनें। जब पूरा रियासत इसमें लगा हुआ है तो कोई चाइनीज़ सिटीजन जो यहाँ पैसे लगा के काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ा हुआ। कोई बंदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ। हर कोई सिर्फ ये देख रहा है किस तरह मैं मनूवर करके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लूँ। ये रियलिटी अब चाइनीज़ को भी रोज़ रोशनी की तरह अयां होती जा रही है। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। हमारी इकॉनमी जो इसके पहली चीथड़े उड़ चुके हैं, वहाँ पे अब ये भी इंकशाफ हो गया कि IMF की 5 शराइत जो पहले फिस्कल क्वार्टर के लिए थी उनमें से 3 हम मीट ही नहीं कर पा रहे। यानी कि पहले हमने पूरा मुल्क गिरवी रख के IMF से लोन सिक्योर किया, अब जो शराइत होती है उसकी स्टेप बाय स्टेप, उसमें से भी 5 में से हम सिर्फ 2 कर पाए। एक बहुत बड़ा फेलियर हमारा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे सारे सूबों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बजट सरप्लस शो करें, यानी ये शो करें कि हमारे पास 100 रुपये थे, हमने 90 खर्च किए, 10 बच गए। तो पंजाब गवर्नमेंट ना तो सिर्फ जितने पैसे थे वो खर्च किए, बल्कि 160 बिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च किए। रेड में उनका नंबर शो हो रहा है। अभी जो पंजाब की स्पेंडिंग बजट है उसमें एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ KP ने सरप्लस शो किया, बलूचिस्तान ने सरप्लस शो किया, सिंध ने सरप्लस शो किया।
भाई अगर आपने आईएमएफ से लोन सिक्योर कर ही लिया है, आप गिरवी रखवा रहे हो उनको मुल्क, तो कम से कम उनकी कई भी शराइत पे चलो ताकि वो पैसे तो पूरे दे दें। अक्सर औकात हमारे आईएमएफ प्रोग्राम्स मिड वे फेल कर जाते हैं, because हम उनकी शर्तें नहीं मान रहे होते। रियलिटी ये है कि एफबीआई रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग इतना टैक्स जमा ही नहीं करवा रहे, फंड्स ही, रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा, जो एक शर्त है आईएमएफ की जो हम फेल कर रहे हैं। उसके लिए अब वो वही चीज़ कर सकते हैं जो उनके कंट्रोल में है। वो क्या है? तेल को महंगा कर दो, बिजली को महंगा कर दो, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। कल के दिन तेल भी महंगा हुआ है और बिजली भी महंगी हो गई है। हालांकि आलमी मंडी में तेल का रेट इस वक्त गिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले से महंगा तेल आपको मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि हम लोग माल इन एडवांस परचेज कर लेते हैं, रादर देन कि हम डेली की बुनियाद पे ट्रेडिंग करें। हमारे पास कैश सरप्लस नहीं है वो करने को। पोस्ट प्रॉब्ली मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते में जब हम आज के रेट वाले माल को बुक कर चुके होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो तेल का रेट नीचे आ जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन अगेन यहाँ भी सूरत कुछ ठीक नहीं लग रही आईएमएफ के हवाले से। फिर कल हमने आपको बताया था कि पीआईए की बिड होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिड हो चुकी है और पूरे 10 अरब रुपए की ऑफ़र दी है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने। आस्किंग प्राइस थी 85 अरब, 10 अरब की ऑफ़र आई है। यानी कि जो मिनिमम प्राइस थी बिड की, जो सरकार ने डिटर्मिन की थी, वो 85 बिलियन थी। उससे कई गुना कम ऑफ़र आई। जब ये ऑफ़र आई तो लोग वहाँ हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा आप आधा घंटे ले दोबारा सोच लें। आधे घंटे बाद भी साद नज़ीर साहब जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक हैं, उन्होंने कहा जी हमारी ऑफ़र यही है, आपको अच्छा लगता है करें तो हम खुद ही जहाज़ ख़रीद के एयरलाइन बना लेंगे। रियलिटी ये है कि 10 अरब रुपए में तो कभी भी एयरलाइन नहीं खोल सकती, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है सरकार में और बिजनेसमैन में, जहाँ पे वो उनका काम नहीं करना चाह रहे। हालांकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसके बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट आइडियाज़ और थॉट्स हैं, लेकिन इवन वो भी मजबूर है बिज़नेस को बिज़नेस के तौर पे देखने के लिए। इसी दौरान पीआई के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आ रही है कि जनाब हमारे आधे से ज़्यादा जो तैयारे हैं वो ग्राउंडेड है। अगर वो ग्राउंडेड तैयारे दोबारा चलना शुरू हो जाएँ तो पीआई एक्चुअली प्रॉफिट बना सकती है। और फिर कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया पिछले 4-5 साल में पीआई ने जो प्रॉफिट्स हर साल बनाए हैं, कभी 6 अरब का, कभी 9 अरब का, कभी 10 अरब का, तो यानी पीआई उतना मरा हुआ नहीं है जितना बाजार तासुर दिया जाता है। असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट में आता है वो हर फैक्ट को चेंज करके, डिस्टॉर्ट करके अपने तरीके से प्रेजेंट कर देता है, जिसकी वजह से कभी क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती। सारी उम्र हमने सुना कि पीआईए में ओवर स्टाफिंग का मसला है। अब पता चल रहा है कि पीआईए ने जो लीजिंग की हुई प्लेन्स की वो मसला है। फिर पता चलता है कि पीआईए के प्लेन्स ग्राउंडेड है तो प्रॉफिट ही कमा पा रहा। फिर पता चलता है कि एक्चुअली पीआईए ऑपरेशनली तो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जो पुराने डेट्स इनकर्ड है वो वापस नहीं दे पा रहा। तो पीआईए में क्लियरली एक मसला नहीं है, सेवरल है। क्या वो प्राइवेटली एड्रेस होंगे, पब्लिकली एड्रेस होंगे, इसका भी कोई बता नहीं पा रहा, ना ही कोई सरकार अटेम्प्ट करना चाह रही है। इंटरेस्टिंग इनफ इस बिडिंग प्रोसेस के दौरान जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे वो मौके पे मौजूद नहीं थे। आपके मुल्क का इतना बड़ा असासा प्राइवेटाइज हो रहा है, आप तो मौके पे खड़े हों। वो मौके पे इसलिए नहीं खड़े हुए थे क्योंकि सिर्फ एक बिडर था। ये बहुत बड़ा फेलियर था प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर अलीम खान साहब का और उनके डिपार्टमेंट का। उनको इस चीज़ पर शर्म आनी चाहिए। अब हम आते हैं आखिरी खबर पे। कराची के अंदर एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ था कारसाज में, जहाँ पे एक खातून ने दिन दिहाड़े, नताशा दानिश उनका नाम है, कत्ल किया था कुछ लोगों का। वो आज बरी-जुमा हो गई। ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि हमारे मुल्क में बच्चे शहीद हो जाते हैं, वो टेररिस्ट तंजीमें जेल में जाती हैं, फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है और गरीब लोगों को उठा के 9 मई के मुकदमों में 1-1 साल जेल में रखा जाता है। उनकी फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं, उनके मिलिट्री ट्रायल नहीं मूव होते, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बन रहे होते, चल नहीं रहे होते। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में हज़ारों के मजमे ने देखा कि एक औरत ने कितनी बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर दिया और दियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए प्रेशर क्रिएट करके उस ताकतवर औरत ने, उसके मियाँ ने और इस घटिया निज़ाम ने उसको आज़ादी दिलवा दी। अब वो औरत दुनिया भर में फिरेगी, याशी करेगी। नशे तो पहले ही करती थी, अल्लाह उसको हदायत दे, उसको शर्म दे। बहुत ही डिप्रेसिंग सोच है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मेरे पास ताकत है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, पैसा है, तो मेरी ज़िंदगी की 2 लाशें, 3 लाशें, 4 लाशें से भी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये है हमारा पाकिस्तान। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम होता है जो मंसूर अली खान साहब करते हैं, हम देखेंगे, हम न्यूज़ का प्रोग्राम होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ हम किसी यूनिवर्सिटी सेटअप में जाते हैं, एक पैनल डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। उसके अंदर गरीदा फ़ारूकी साहिबा और इरशाद भट्टी साहब, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आए हुए थे
और टॉपिक था ब्रेन ड्रेन। अल्हम्दुलिल्लाह घंटे में ब्रेन ड्रेन की तो किसी ने बात नहीं की। रिदा फ़ारूकी साहब ने बताया कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट फैशिस्ट लीडर है, और इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि पॉपुलिज्म में कोई ऐसा मसला नहीं है, लोगों की राय होनी चाहिए। हमारा मुल्क इतना डिवाइड हो चुका है, हमारे धड़े इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इतने फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो चुके हैं कि अगर आप अपना धड़ा कुटेंगे आपको अरबों रुपए मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे। अगर आप धड़ा नहीं कुटेंगे और मुल्क की बात करेंगे, मुल्क की सालमियत की बात करेंगे, मुल्क में काम करने की बात करेंगे, तो लोग आपको गालियाँ देंगे। तो हमें गालियाँ कबूल हैं। जहाँ पे जो सही है उसको हम सही कहते हैं, जहाँ पे जो गलत है उसको हम गलत कहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी मुल्क के अंदर कोई कौम के बेनिफिट का प्लान नहीं ला पा रहा। उसी प्रोग्राम के दौरान इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है कौम के मसलों की बात करने के लिए, हम सब के सब पैसों के पीछे, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन, इनके पीछे भागते रहते हैं। और ये अलमिया है हमारे माशरे का। स्मॉग के ऊपर जितना वावेला शोर मचना चाहिए वो नहीं मच रहा। आखिर में हम चाहेंगे कि आप सब दुआ करें, अल्लाह उस फैमिली को सुकून दे, उनके लिए आसानियाँ करे जो इस कारसाज वाले वाक़े में विक्टिम्स थी। अल्लाह उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए जो टेररिस्ट अटैक्स में शहीद होते हैं हमारे, और अल्लाह उन सिपाहियों को हौसला दे जो लड़ते हैं उनके लिए। अल्लाह हमारे मुल्क के लीडरों को अक्ल और बूझ दे कि यार जो आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा निकलना है। ये गेम इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर से बड़ी है। ये गेम हमारे फ्यूचर की है, हमारे जितने लोग अंडर द एज ऑफ 35 हैं उनकी ज़िंदगियों की है। प्लीज़ इन सब के लिए दुआ करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ईऑन क्लिप्स का चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका है और ये काफ़ी बड़ा धचका था हमारे लिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बना लिया था अल्लाह के फजल से। पहले चैनल की तरह ये भी अब डिमोनेटाइज हो गया बिकॉज यूट्यूब को हमारी पैलेस्टाइन की कवरेज नहीं पसंद। अब हमें फिर दोबारा आपकी मदद दरकार है। आप ये 4 स्टेप्स में हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप अपनी स्टोरी में ऐड कर लें, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह। नंबर 2, ट्विटर के ऊपर जाके आप हमारे ट्वीट को कोट ट्वीट करें और उसके अंदर आप मुख्तलिफ इदारों, अफराद जिनको आपको लगता है इन्फ्लुएंसर जो अहम है उनको टैग करें। नंबर 3, हमारे नए यूट्यूब चैनल जो ईऑन क्लिप्स के मुतबादिल चैनल आएगा, ईऑन अपडेट्स, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी भी आपको डिटेल यहाँ दे देते हैं हम। और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और हम आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन, वो आप लें सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत। उसके अंदर हमने एक नया पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया है कि आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेंगे तो हमें लमसम पेमेंट से फायदा हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारा मेजॉरिटी कंटेंट मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में पेड वॉल के पीछे ही होगा और उसके अंदर और पर्क्स भी मिलते हैं, जूम सेशंस वगैरह। लुबिल बाब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम करते रहें और आपको पसंद है ये काम, तो हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। और ये हमारी वेबसाइट है, उसकी डिटेल्स सारी मौजूद हैं। अगर आपको कोई सवाल आता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर लें, हमें ईमेल कर लें या वेबसाइट पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।